गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द्रव हीलियम के बारे में। देखिए, हमने रीजनरेटिव कूलिंग की हेल्प से गैसों को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया था, तो हमें हीलियम भी द्रव अवस्था में मिल जाती है और आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ये सब कुछ जो बना रखा है, बहुत कुछ बना रखा है मैंने बोर्ड पर। एक एक को मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगी। सबसे पहले आप वो सुनिए जो मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, द्रव हीलियम को ही हम क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, बाकी सारी गैसें हैं उनको भी द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, तो उन्हें क्यों नहीं पढ़ रहे, केवल द्रव हीलियम को ही क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अन्य गैसों को जब द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो वे सभी गैसें जो द्रव अवस्था में आ गई हैं अब सभी सामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो द्रव का व्यवहार होता है उसी तरह का व्यवहार सभी गैसों का होता है जब वो द्रव अवस्था में परिणित हो जाती है। लेकिन हीलियम जो द्रव अवस्था में आ जाती है, द्रव हीलियम का व्यवहार सामान्य द्रवों की तुलना में कुछ अलग होता है, इसीलिए हम द्रव हीलियम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो द्रव हीलियम को सामान्य परिस्थितियों में जब द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए इसका ताप होना चाहिए 4.2 केल्विन। ठीक है, 4.2 केल्विन ताप पर सामान्य अवस्था में, सामान्य दाब की अवस्था में हीलियम गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। और इस द्रव अवस्था में जब ये परिवर्तित हो जाती है तो इसका घनत्व होता है 0.124 ग्राम पर सेमी क्यूब। इस द्रव अवस्था में हीलियम का घनत्व होता है 0.124 ग्राम पर सेमी क्यूब। और यहाँ पर इसकी क्या विशेषता होती है, ये एक तो रंगहीन होगी, इसका कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, साथ ही ये गंधहीन भी होती है। क्या होती है? गंधहीन और पारदर्शी होती है। यानी कि इस गैस के आर पार, इस द्रव के आर पार आप देख सकते हो। ठीक है, और सुवाष्पीय होती है। सुवाष्पीय मतलब हाईली वॉलेटाइल होती है। हाईली वॉलेटाइल होने का क्या मतलब है कि इस द्रव अवस्था में जब ये हीलियम गैस आ जाती है और अगर इसे आप सामान्य अवस्था में खुला छोड़ दें, कमरे में आप अगर इसे खुला छोड़ दें तो ये बहुत ही जल्दी उड़ जाएगी, वापस वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए इसे क्या कहा है? सुवाष्पीय कहा है। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए सामान्य अवस्था में ताप होना चाहिए 4.2 केल्विन। घनत्व यहाँ पर हो जाता है 0.124 ग्राम पर सेमी क्यूब। ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, पारदर्शी होती है और सुवाष्पीय होती है। ये हुई द्रव हीलियम की विशेषताएं। अब बात करें कि अगर इस द्रव हीलियम को ठोस अवस्था में परिवर्तित करना है तो देखिए क्या होता है। जितनी भी सामान्य गैसें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी गैसें जो होती है इन्हें 0 केल्विन ताप पर लाकर ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन हीलियम ही एकमात्र ऐसी गैस है जिसे 0 केल्विन ताप पर लाकर भी ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये असामान्य व्यवहार हो गया है हीलियम का यहाँ पर कि 0 केल्विन ताप पर लाकर भी इसे ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि दाब सामान्य दाब के बराबर हो। लेकिन दाब को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हीलियम, द्रव हीलियम को ठोस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका सबसे पहले फेजर डायग्राम देखेंगे। फेज डायग्राम देखेंगे किस तरह से अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, हीलियम के लिए किस तरह से अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, ये है इसका फेज डायग्राम। ठीक है, तो फेज डायग्राम में देखिए दाब और ताप के बीच में एक ग्राफ बनाया गया है हीलियम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वक्र है ABC, ठीक है, और एक वक्र है DEF। तो सबसे पहले हम ABC वक्र को समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ताप को यदि कम किया जाए, ठीक है, ताप को कम किया जाए और दाब को बढ़ाया जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हीलियम अभी गैस अवस्था में है। अभी क्या है? गैस अवस्था में। यहाँ पर हीलियम गैस अवस्था में है और जब इसे ताप को कम किया जाता है, दाब को बढ़ाया जाता है, तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे क्या है?
इस लाइन के नीचे, इस वक्र के नीचे नीचे तो क्या है, हीलियम की गैस अवस्था है और इसके ऊपर द्रव अवस्था है। तो देखिए जैसे जैसे आप दाब को बढ़ाते हो तो आप गैस अवस्था से किस में जाते हो, द्रव अवस्था में जाते हो। अभी यहाँ दाब कम है तो यहाँ दाब कम है तो वक्र के नीचे गैस अवस्था है। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे दाब को तो आप वक्र के ऊपर जाओगे और यहाँ पर हीलियम जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वक्र है इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है जिसके बाद इस वक्र की वक्रता चेंज हो गई, कर्वेचर चेंज हो गया। यहाँ पर इस वक्र का कर्वेचर कुछ और है और इस पॉइंट के बाद में कुछ और है। तो ये जो पॉइंट होता है ट्रांजिशन पॉइंट होता है। इस जगह पर हीलियम के द्रव अवस्था में कुछ अलग व्यवहार हमें ऑब्जर्व कर पाते हैं हम। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन पॉइंट हो गया है। इसी तरह से हम बात करें इस वक्र की, हमने क्या किया, अभी हम द्रव अवस्था में हैं, इस वक्र के ऊपर हम द्रव अवस्था में हैं और इस जगह पर हमने दाब को और बढ़ाया। अभी यहाँ पर क्या है 25 ATM, ATM यूनिट में हमने लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट में। ठीक है, तो 25 ATM दाब से ऊपर जब हम दाब को बढ़ाते हैं तो हम द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस वक्र के नीचे तो द्रव अवस्था है और इस वक्र के ऊपर क्या है, ठोस अवस्था है। ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर हम ठोस अवस्था में पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिलता है जहाँ पर कि इसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अभी हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा, द्रव हीलियम पर रहेगा, यानी कि द्रव अवस्था में रहेगा। तो अब देखिए इन दोनों वक्रों के बीच में हीलियम द्रव अवस्था में है। ठीक है, और हमने ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट को मिलाकर एक रेखा खींची है। ठीक है, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इनको कहा जाता है लैम्डा पॉइंट। ठीक है, और इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है लैम्डा रेखा। इस लैम्डा रेखा के दोनों तरफ हीलियम द्रव अवस्था में ही है, लेकिन यहाँ पर इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है, द्रव हीलियम 1 और द्रव हीलियम 2। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि इस रेखा के दाईं ओर, ठीक है, राइट साइड में जो द्रव अवस्था में हीलियम है उसका व्यवहार सामान्य द्रव की भांति ही होता है, लेकिन इस रेखा के बाईं ओर जो द्रव हीलियम है इसका व्यवहार सामान्य द्रवों से कुछ अलग होता है। इसीलिए हमने इन दोनों द्रव हीलियम को अलग अलग नाम दिया है। एक को हीलियम फर्स्ट नाम दिया है जो कि सामान्य व्यवहार कर रही है। ये कैसा व्यवहार करती है, सामान्य व्यवहार करती है। द्रव हीलियम 1 क्या करेगी, सामान्य द्रवों की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, और द्रव हीलियम 2 जो है ये सामान्य द्रवों की भांति व्यवहार नहीं करती हैं। तो अब हम देखें कि ये जो असामान्य व्यवहार द्रव हीलियम 2 दिखा रही हैं हमें, ठीक है, ये शो कर रही है, वो असामान्य व्यवहार कौन कौन से है ये अब हम इधर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे घनत्व की। घनत्व में क्या होता है, देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते हैं, यहाँ पर हमने घनत्व के लिए एक ग्राफ बनाया है, घनत्व और ताप के मध्य। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते हो, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम कम टेम्परेचर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे घनत्व का मान बढ़ रहा है। ठीक है, घनत्व का मान बढ़ता है और एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहाँ पर अधिकतम घनत्व का मान मिलता है और वो अधिकतम घनत्व का मान कितना है, 0.1462 ग्राम पर सेमी क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर घनत्व का आपको अधिकतम मान मिलता है और इसके बाद जब आप टेम्परेचर और डिक्रीज़ करते हो और कम करते हो तो आपको घनत्व का मान कम होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो जहाँ पर अवस्था में परिवर्तन आया, ट्रांजिशन आया, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन पॉइंट और इस ट्रांजिशन पॉइंट का टेम्परेचर है 2.19 केल्विन। देखिए अगर इसका व्यवहार सामान्य होता, इस द्रव हीलियम का व्यवहार सामान्य होता तो ताप को कम करने के साथ में लगातार घनत्व के मान में वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के बाद में इस द्रव हीलियम का घनत्व कम होने लगता है, तो ये असामान्य व्यवहार हो गया है द्रव हीलियम का। सेकंड हम देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा में देखिए जब आप ताप को कम करते हो, ठीक है,
ताप यहाँ पे आपने 4.2 केल्विन हमने बताया था, 4.2 केल्विन ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है हीलियम। तो 4.2 केल्विन ताप से जब आप कम करते हो, ठीक है, डिक्रीज कर रहे हो आप ताप, तो देखिए क्या हो रहा है, विशिष्ट ऊष्मा का मान लगभग नियत है, लगभग कांस्टेंट है। और जैसे ही आप एक पॉइंट ऐसा आता है ट्रांजिशन पॉइंट, जैसे ही आप ट्रांजिशन पॉइंट पे आते हो तो विशिष्ट ऊष्मा का मान सडनली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, अचानक से बढ़ जाता है। और उसी पॉइंट पे, ठीक उसी पॉइंट पे ये मान फिर से अचानक से लगातार कम होने लगता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ट्रांजिशन पॉइंट। इसके एक तरफ द्रव हीलियम है जिसका व्यवहार सामान्य है, और इस ट्रांजिशन पॉइंट के लेफ्ट साइड में द्रव हीलियम 2 है जिसका असामान्य व्यवहार होता है। तो देखिए इस वक्र का शेप कैसा है, लगभग लैम्डा के जैसा है, ठीक है, लैम्डा के शेप में है ये, इसीलिए इस पॉइंट को कहा जाता है लैम्डा पॉइंट। क्या कहा जाता है, लैम्डा पॉइंट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस वक्र का जो शेप है वो लगभग कैसा है, लैम्डा के जैसा है, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं शांता। शांता के लिए किस तरह का असामान्य व्यवहार है द्रव हीलियम का। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप 4.2 केल्विन जिस पर हमने हीलियम को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया है, हीलियम को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के बाद जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, तो डिक्रीज करने के साथ में ये देखिए शांता गुणांक ईटा लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे कम हो रहा है शांता गुणांक का मान। और एक पॉइंट ऐसा आता है ट्रांजिशन पॉइंट जिसके बाद ये शांता गुणांक अचानक से बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर कम होने की गति धीमी है, और इस ट्रांजिशन पॉइंट के बाद शांता गुणांक का मान बहुत ही तीव्र गति से कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी असामान्य व्यवहार क्या हुआ, देखिए सामान्य व्यवहार तो हुआ द्रव हीलियम 1 का कि शांता गुणांक का मान धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर ये द्रव हीलियम पूरी तरह से सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करती तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से इस टेम्परेचर से, हायर टेम्परेचर से बिल्कुल लो टेम्परेचर तक जाने में इसका शांता गुणांक धीरे धीरे कम होना चाहिए था यदि हम सामान्य व्यवहार की बात करें। लेकिन इस ट्रांजिशन पॉइंट के बाद में द्रव हीलियम का शांता गुणांक सडनली डिक्रीज हो जाता है, बहुत ही तीव्र गति से डिक्रीज हो जाता है। तो ये इसका असामान्य व्यवहार हो गया। इस ट्रांजिशन पॉइंट की एक तरफ द्रव हीलियम 1 है और इस ट्रांजिशन पॉइंट की दूसरी तरफ द्रव हीलियम 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शांता क्या हो गई, लगभग नगण्य हो गई है। एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पर शांता लगभग नगण्य हो गई, यानी कि इस स्थिति में अगर हम किसी पाइप में द्रव हीलियम को प्रवाहित करें तो वो बिना किसी अवरोध के इतनी शीघ्रता से उस पाइप से बाहर निकल जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा, समय ही नहीं लगा उसमें। और दूसरी बात क्या होगा, दाब का अंतर भी हमें वहाँ पर एक तरह से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। दाब का अंतर भी, जब दाबांतर होता है तभी द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी शांता एकदम नगण्य हो गई है, यानी कि यहाँ पर दाबांतर क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उस पाइप से वैसे ही द्रव हीलियम प्रवाहित हो जाएगी। तो ये हमने 3 देखा। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे हम देखेंगे इसमें ऊष्मा चालकता। क्या है हमारा 4th पॉइंट, ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता की बात करें तो सामान्य व्यवहार क्या होता है द्रव हीलियम 1 का, सामान्य व्यवहार होता है द्रव हीलियम 1 का। और द्रव हीलियम 1 के लिए जो ऊष्मा चालकता है वो बहुत ही कम है, और कितनी है, लगभग 10⁻⁻⁴ है। ये है द्रव हीलियम 1 के लिए। अगर द्रव हीलियम 2 की हम बात करें, द्रव हीलियम 2 की बात करें तो इसकी जो ऊष्मा चालकता है वो लगभग हो जाती है 13.5 × 10⁻⁶ की हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कितना अंतर आ गया है। इसकी ऊष्मा चालकता तो लगभग न के बराबर थी, लेकिन द्रव हीलियम 2 की ऊष्मा चालकता बहुत अधिक है। तो ये यहाँ पर इसका असामान्य व्यवहार हो गया है द्रव हीलियम 2 का। नेक्स्ट हम देखते हैं
ठोस पृष्ठ पर रोलिंग फिल्म का निर्माण। ये सब तो आपको समझ आ गया है, तो हम इसको इरेज ही कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट इसका असामान्य व्यवहार होगा ठोस पृष्ठ पर रोलिंग फिल्म का निर्माण। ठोस पृष्ठ पर रोलिंग फिल्म का निर्माण होने का क्या मतलब है? आपने कोई भी एक पात्र लिया, ठीक है, इस पात्र में आपने द्रव हीलियम को भर दिया। द्रव हीलियम को भरकर आपने क्या किया, एक खाली टेस्ट ट्यूब आप लेकर आए और इस खाली टेस्ट ट्यूब को आपने क्या किया, इसके अंदर डाला। खाली टेस्ट ट्यूब लाया आप और आपने इस पात्र में खाली टेस्ट ट्यूब को डाला, तो होता क्या है कि ये जो द्रव हीलियम है इसका ऐसा गुण होता है कि ये ठोस पृष्ठ के सहारे ऊपर चढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ क्या हो सकता है, ठोस पृष्ठ के सहारे ऊपर चढ़ सकती है और इस गुण को क्या कहते हैं, विसर्पण कहते हैं। कि विसर्पण कहते हैं। विसर्पण एक तरह से क्या है, जिस तरह से सांप रेंगता है ना, क्रीपिंग करता है सांप, उसी तरह से ये द्रव हीलियम ठोस पृष्ठ के सहारे सहारे ऊपर चढ़ती है और ऊपर चढ़ते चढ़ते ये इस दोनों पृष्ठों से ऊपर चढ़कर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आने लगती है। और अंदर कब तक आएगी, तब तक आएगी जब तक कि अंदर भी द्रव हीलियम का लेवल बाहर जो लेवल है उसके बराबर ना हो जाए। ये क्रिया तब तक चलती है और ये व्यवहार किसका होता है, द्रव हीलियम 2 का होता है। जो सभी असामान्य व्यवहार है वो द्रव हीलियम 2 के होंगे। ठीक है, ये बात करें हमने जब खाली टेस्ट ट्यूब लाए। अगर हम बात करें कि हमने ये पात्र में द्रव हीलियम 2 तो हमने रखा हुआ है, ठीक है, अब हम क्या किया हमने कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेकर आए जिसमें ऑलरेडी द्रव हीलियम भरी हुई थी। एक टेस्ट ट्यूब हम लेकर आए जिसमें ऑलरेडी द्रव हीलियम भरी थी और उसमें इतनी द्रव हीलियम भरी थी। हमने क्या किया, दोनों का लेवल डिफरेंट है, इतनी द्रव हीलियम इस टेस्ट ट्यूब में भरी है। तो अब की बार क्या होगा, इस ठोस पृष्ठ के सहारे चढ़कर द्रव हीलियम बाहर की तरफ को आएगी, दोनों पृष्ठों से बाहर की तरफ को आएगी और पात्र में इकट्ठी होने लगेगी। और ये कब तक होगा प्रोसेस, जब तक कि इन दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता, तब तक अंदर से बाहर की ओर द्रव हीलियम गति करती रहेगी, विसर्पण करती रहेगी। ठीक है, एक और स्थिति देखिए। एक और स्थिति में क्या होता है कि आपने द्रव हीलियम पात्र में भर रखी, ठीक है, और ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए यही स्थिति थी, ठीक है, यही स्थिति थी और इस स्थिति को अब आगे की तरफ ले जा रहे हैं और आगे की तरफ ले जाके हमने क्या किया कि इस टेस्ट ट्यूब को हम ऊपर ले गए हवा में। बिल्कुल हमने क्या किया, पात्र से निकाल दिया बाहर। अभी यहाँ पर दोनों का लेवल सेम हो गया है तो क्या होगा, विसर्पण रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इस टेस्ट ट्यूब को बाहर हवा में निकालेंगे तो ये लगातार फिर से बाहर की ओर आती रहेगी। बाहर की ओर क्यों आएगी, जब आप ऊपर ले जाते हैं इस टेस्ट ट्यूब तो इस टेस्ट ट्यूब के बाहर तो द्रव हीलियम है ही नहीं, यहाँ पे भी द्रव हीलियम नहीं है, यहाँ पर भी द्रव हीलियम नहीं है हवा में। तो क्या करेगी, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर वाली द्रव हीलियम पूरी की पूरी बाहर आकर ड्रॉप बाय ड्रॉप इस पात्र में गिरती जाएगी। पूरी की पूरी द्रव हीलियम खाली हो जाएगी, यानी कि पूरी टेस्ट ट्यूब खाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है द्रव हीलियम 2 का गुण। और ये जो फिल्म के रूप में जब बाहर आती है ना, तो इसी फिल्म को कहते हैं रोलिंग फिल्म। एक तरह से क्या कर रही है, इस पर रोल कर रही है। ठीक है, रोलिंग फिल्म कहते हैं इसको। अगला इसका असामान्य व्यवहार क्या है, फव्वारा प्रभाव।
फव्वारा प्रभाव देखिए, फव्वारा प्रभाव में क्या होता है, आपने एक पात्र लिया है, इस पात्र में आपने द्रव हीलियम 2 भर दिए। क्या भर दिए इसमें? द्रव हीलियम 2 भर दिए। अब आप एक नली लेकर आते हैं। इस तरह की एक नली होगी जिसका शेप नीचे से तो चौड़ा होगा और ऊपर से थोड़ा सकड़ा होगा। कैपिलरी ट्यूब के टाइप का इसका शेप है। ऊपर से यहाँ पर एमरी पाउडर आपने भर दिया है, ठीक है, एमरी पाउडर है इसके अंदर। क्यों भरते हैं ये एमरी पाउडर वो भी बताती हूँ। देखिए क्या होता है, अभी द्रव हीलियम पात्र में है, यहाँ से इसका मुंह खुला है, यहाँ से भी इसका मुंह खुला है इस नली का। एमरी पाउडर में छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे जगह है, ये देखिए इस तरह से जगह है एमरी पाउडर के कणों के बीच में। और ये कणों के बीच में जो जगह है वो किसका काम करती है? केशिका नलिका ही काम करती है। एक तरह से किसका काम करती है? केशिका नलिका। केशिकात्व प्रभाव ये शो करेगी। तो ये हीलियम, अभी एमरी पाउडर इसमें भरा है, हीलियम द्रव इसमें भरा है। अब क्या करते हैं? प्रकाश आपतित करते हैं, इस नली पर प्रकाश आपतित करते हैं। जब प्रकाश आपतित किया जाएगा तो यहाँ से जो हीलियम ऊपर चढ़ रही थी वो क्या करेगी? ऊष्मा ग्रहण करेगी। ऊष्मा ग्रहण करके ये ऊपर की तरफ चढ़ती है और जल्दी से बाहर निकल जाती है और फव्वारा का निर्माण करती है। एक तरह से ये फव्वारा बन जाता है। जब ये ऊष्मा ग्रहण करके द्रव हीलियम बाहर की तरफ निकलती है तो बहुत ही तेज़ गति से बाहर निकलती है और ये फव्वारा का निर्माण करती है। ये होता है फव्वारा प्रभाव द्रव हीलियम 2 के लिए। तो ये सभी हमने देखे द्रव हीलियम के असामान्य व्यवहार। सामान्य व्यवहार तो कब प्रदर्शित करेगी? जबकि वो द्रव हीलियम 1 है। और असामान्य व्यवहार कब प्रदर्शित करेगी? जबकि वो द्रव हीलियम 2 है। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, फिर से देख लीजिए। यहाँ पर जो 2 वक्र बन रहे हैं, ठीक है, इस वक्र के नीचे गैस अवस्था है और इस वक्र के ऊपर द्रव अवस्था है। और इस वक्र में, इस वक्र के नीचे द्रव अवस्था है और इस वक्र के ऊपर ठोस अवस्था है। लेकिन कहीं पर भी क्या आपको ऐसा पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ पर ये दोनों वक्र एक दूसरे से मिल रहे हों? ये जो हमने रेखा बनाई है ना, ये एक काल्पनिक रेखा है, ये वास्तव में रेखा है नहीं इस वक्र की, ये हमने काल्पनिक रेखा बनाई है यहाँ पर। तो कहीं पर भी ये दोनों वक्र नहीं मिल रहे, यानी कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर हीलियम ठोस, द्रव और गैस अवस्था तीनों में एक साथ रहती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसका त्रिक बिंदु नहीं होता है, त्रिक बिंदु नहीं होता। जैसा कि हम जल के लिए देखते हैं, तो जल के लिए देखते हैं तो इस तरह से अपने को त्रिक बिंदु मिलता है, ठीक है। तो ये इस हीलियम गैस के लिए त्रिक बिंदु नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि आज के लिए इतना ही। थैंक यू।